हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब फोर। और वर्ब फोर में क्या चल रहा है, जिरेंट। जिरेंट यानी कि वी प्लस आई एन जी वाले शब्द को यानी कि वर्ब को कैसे यूज़ करना है। इसमें भी मेन चीज़ चलेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वी वन वाला। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है इसको समझ रहे हैं हम अभी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। मैंने आपको पहले ही बोला कि जिरेंट है क्या, वी वन प्लस आई एन जी यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें क्या लगा हो, आई एन जी। लेकिन जब यह शब्द यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाला शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की शोभा बढ़ाने लगे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होने लगता है। ऐसे में इसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि जब वी वन प्लस आई एन जी यानी कि कोई भी जेरेंट किसकी तरह यूज हो, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव का काम करे वर्ब में यानी कि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की शोभा को बढ़ाए, तो ऐसे में इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और यह इन्फिनिट एक्शन शो करता है। वो कैसे देख लेते हैं रूल से। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद ऐसे शब्द आ जाएं, सी, फाइंड, कैच, लीव, हियर, फील, स्मेल, उसके बाद लिसन, नोटिस, वॉच, और इसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पहले उन्हें समझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या। तो वॉच उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर वी आई एन जी आ जाए। इसी की बात हो रही थी वी और आई एन जी की। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा था, वर्ब की, और उसमें आई एन जी लगा हो यानी कि जेरेंट की, और उसके बाद अदर वर्ड आ सकता है। सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट किया जा सकता है। तो वही हम बात करेंगे। तो आई शो ए रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट। अब बात समझना जरा ध्यान से। सब्जेक्ट क्या है, आई। मैंने क्या किया, देखा, सॉ, है ना, देखा। सी का जो है सेकंड फॉर्म है सॉ। ए रनिंग हॉर्स यानी कि बात हो रही है रनिंग की, है ना। तो अभी सेंटेंस में ये बात पकड़ना है हमें कि भाई जो वी और आई एन जी यानी कि जेरेंट यूज होना है वो कहाँ होना है, और हॉर्स कहाँ यूज होना है। ठीक है, तो इस बात को पकड़ेंगे हम। तो आई सॉ ए रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर बात सही बन रही है क्या, नहीं बन रही। क्यों, ये तो ऑब्जेक्ट के बाद आना था। यानी कि वी आई एन जी वाला जो शब्द था वो ऑब्जेक्ट के बाद आना था, यानी कि हॉर्स पहले आना था, है ना। और रनिंग क्या कब आना था, बाद में आना था। तो ये सेंटेंस लगभग सेट नहीं हो पाएगा इस रूल के हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सब्जेक्ट सही है, सॉ सही है। सॉ मतलब ऐसा वाला वर्ड आ गया, इनमें से कोई भी। सी, फाइंड, कैच, लीव, इनमें से कोई भी एक शब्द आ सकता है। तो आई सॉ ए हॉर्स, यानी कि अब ऑब्जेक्ट की बात हो गई। यानी कि हॉर्स क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रनिंग। उसके बाद वी आई एन जी आ गया। यही तो बात बोल रहे थे हम कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर इनमें से कोई शब्द आना चाहिए। सी, फाइंड, कैच, लीव, हियर, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, इनमें से कोई भी शब्द आना चाहिए किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। और उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए क्या, रनिंग, यानी कि जेरेंट आना चाहिए, जो कि जेरेंट आ गया। जहाँ पर बोल रहा है रूल की जेरेंट आना चाहिए ऑब्जेक्ट के बाद। उसके बाद अदर वर्ड आएंगे, इन द फॉरेस्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा सही। तो रूल आपको आई होप समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट, इनमें से कोई शब्द, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जेरेंट, इसके बाद अदर वर्ड, यानी कि सेंटेंस तब सही से कंप्लीट होगा। सेम यहाँ पे देखते हैं। आई कॉच क्या है, आई कॉच हिम, यानी मैंने उसको पकड़ा। अब देखो आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कैच वाली बात हो गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना है हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद आना चाहिए जेरेंट, यानी कि आई एन जी वाला शब्द, यानी स्टाइलिंग। ओके, तो यहाँ पर जेरेंट भी आ गया। उसके बाद माई बुक यानी अदर वर्ड आ गए, सेंटेंस हो जाएगा सही। तो रूल आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेरेंट का यूज कैसे करना है। रूल नंबर 2 बोलता है सब्जेक्ट आए, उसके बाद इज, आर, एम और वाज वर आए, उसके बाद कोई ऐसा शब्द आ जाए, कौन सा, बिजी आ जाए। तो बिजी के बाद भी वी और आई एन जी जोड़ा जा सकता है, यानी कि जेरेंट को बिजी शब्द के बाद भी हम लिख सकते हैं। तो देखा सब्जेक्ट आ गया सी, ओके, सब्जेक्ट हो गया। इज, आर, एम में से कुछ आ गया, ठीक है। सी के अनुसार क्या लगना चाहिए, एक वचन है सी, यानी कि क्या है, सिंगुलर है, तो इज लग गया। इसके बाद बिजी आना चाहिए, रूल के हिसाब से क्या आया, बिजी आ गया। और बिजी के बाद क्या आना चाहिए, जेरेंट आना चाहिए, यानी कि आई एन जी वाला शब्द आ गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, आई एन जी वाला शब्द आ गया फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, यानी सेंटेंस हो गया सही। जबकि यहाँ पर ये सेंटेंस गलत कैसे हुआ, जरा देख लेते हैं। सी इज बिजी टू लग गया इसमें एक्स्ट्रा। तो आपने ध्यान देना है, जब बिजी शब्द आए और उसके बाद जेरेंट आना है, क्या आना है, जेरेंट, तो उसके बीच में कोई टू की गुंजाइश नहीं है। बिजी शब्द सीधा एक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा और उसके बाद जेरेंट आएगा। नेक्स्ट रूल देखेंगे। तो नेक्स्ट रूल बोलता है व्हेन और वाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जा सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब किससे है यहाँ, वी और आई एन जी से, है ना। कब,
अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है तो, है ना, तब इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं तो ओनली क्या बोलेंगे, जेरेंट। जरा देख लेते हैं। राधा सॉ ए डियर, राधा ने क्या देखा, हिरन देखा, वाइल वॉकिंग इन द जू, यानी कि जब वह चिड़ियाघर में घूम रही थी। अब देखने वाली बात क्या है, राधा सॉ ए डियर, ये यहाँ तक एक सही है सेंटेंस। उसके बाद मैंने बोला अगर वाइल आए और व्हेन आए तो ऐसे सेंटेंस के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं एक वॉकिंग करता हुआ, है ना। अभी देखो, राधा सॉ ए डियर, राधा ने एक हिरन देखा, वाइल शब्द आ गया, है ना, और वाइल शब्द के बाद क्या आ सकता है, जेरेंट आ सकता है। कौन सा जेरेंट, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा हो। तो वॉकिंग इन द जू, कहाँ वॉकिंग कर रही थी, जू में। तो जू के, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाइल और व्हेन के बाद भी हम ING वाला यानी कि V4 वाला शब्द यूज कर सकते हैं अगर यह शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तब। ओके, तो ये बात यहाँ पे हो रही थी। बी केयरफुल, यानी कि आप कैसे रहो, ध्यान से रहो, यानी कि होशियार रहो। कब रहो, व्हेन, व्हेन मतलब कब, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। व्हेन आ गया, व्हेन के बाद क्या आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V4 आ सकता है। तो व्हेन क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस करना, मतलब रोड को क्रॉस करना, मतलब पार करना। तो क्रॉसिंग के समय कैसा रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। तो बी केयरफुल यानी कि होशियार रहना चाहिए। व्हेन, जब आप क्रॉसिंग कर रहे हैं रोड को, यानी कि हमारी बात अभी हो रही है अगर व्हेन और वाइल आ गया तो उसके बाद ING वाला शब्द आ सकता है। इतनी सी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल में जब किसी वाक्य में V3 हो, यानी कि यहाँ पर V4 चल रहा था, अभी क्या आ जाएगा, V3, और वह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, तब उसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जिसने सेंटेंस पढ़े उसको ये कन्फ्यूजन होगी कि पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है सर, हाँ आती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, वर्ब की। तो वर्ब अगर V3 है और एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो यह किसका काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। ये अलग चीज़ हो गई, सेंटेंस यानी कि टेंस अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही वाज, यानी कि यहाँ पर ऐसा है, ही वाज कैरिंग ए लोडेड गन। देखो वह क्या कर रहा था, एक लेके आ रहा था, कैसी, लोडेड गन, यानी कि जो कि कॉक थी। अब यहाँ पर बात समझने वाली, लोडेड क्या है, V3 है, V3 है ना। एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है, गन के लिए काम कर रहा है। लोडेड किसके लिए काम कर रहा है, गन के लिए, यानी कि गन ही तो लोडेड है। अगर गन नहीं होती तो लोड क्या होता, कुछ नहीं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की शोभा बढ़ाए कोई शब्द, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, लेकिन वह एडजेक्टिव किस में हो, V3 में हो, यानी कि तीसरी फॉर्म में हो, तो वह क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी कि सेंटेंस सही माना जाएगा। ही वाज कैरिंग ए लोडेड गन, यानी कि लोडेड गन मतलब यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन थर्ड फॉर्म में आ सकता है, जो कि यहाँ पर फोर्थ फॉर्म में बात हो रही थी, जेरेंट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म में यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कोई भी वर्ब कर सकता है, यानी कि हम बात वर्ब की कर रहे हैं ओवरऑल। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी मेड ए डिसअपॉइंटेड गर्ल, है ना। अभी सी आ गया, मेड आ गया, ए। डिसअपॉइंटेड मतलब कैसा है, V3 है ना, ED लगा है। V3 का मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म है। जिन्होंने फॉर्म नहीं पढ़ी है वो नाउन में पहले जाके फॉर्म पढ़े, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि मैंने फॉर्म को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आया, यहाँ पर गर्ल आया, यानी कि गर्ल के लिए डिसअपॉइंटेड शब्द का यूज हो रहा है, यानी कि वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन कैसी फॉर्म में हो रहा है, थर्ड फॉर्म में। ऐसे में से हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। स्पीकिंग इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल का इतना बड़ा योगदान नहीं है। जनरली सेंटेंस को किसी दूसरे रूप में बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी ये सब आना ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्रामर पढ़ रहे हो। और ग्रामेटिकल अगर आपको कभी कुछ लिखना पड़ जाए, कोई एप्लीकेशन या ऐसे वगैरह, या कोई किसी चीज़ के बारे में, तो आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इसलिए ज़्यादा डिटेल में चल रहे हैं हम लोग। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो सेंटेंस को यानी कि टेंस को इसके वर्ब के साथ मत जोड़ देना, वर्ब और टेंस को अलग अलग नज़रिए से देखना है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। बात हो रही है परफेक्ट पार्टिसिपल की, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। पहले हमने प्रेजेंट की थी, फिर पास्ट की, अब परफेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें है हैविंग, यानी कि हैविंग आएगा पहले और V3 आएगा, यानी कि इस सेंटेंस में हैविंग तो रहेगा, उसके बाद V3 जुड़ेगा। देख लेते हैं, हैविंग एंड V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, उसके बाद डबल सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट V2 रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। जैसे हैविंग टेकन, यानी कि V3 आ गया, हैड ईटन, यानी कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, हिज मील, ही वेंट टू ऑफिस। देख लेते हैं, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैंने बोला V3 आएगा,
उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में, हैविंग आएगा यानी कि आईएनजी वाला शब्द आएगा। कौन सा? हैविंग। हैविंग अपने आप में एक शब्द है जिसको लाना ही पड़ेगा परफेक्ट पार्टिसिपल में। अगर हैविंग है उसके बाद क्या आएगा? V3 आएगा यानी कि थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म आ गया। फिनिश्ड यानी कि ईडी लगा है। माई वर्क यानी कि क्या आ गया? अदर वर्ड आ गया यहाँ पर। माई वर्क मेरा काम, अदर वर्ड है ना। उसके बाद फिर आ गया क्या? आई आ गया यानी कि कोई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आया। उसके बाद V2 आया। V2 कौन है? वेंट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। तो वेंट आ गया। टू अदर यानी कि अदर वर्ड फिर आ गया टू हाउस। मेरी बात समझना जरा। हैविंग वाला कोई सेंटेंस आएगा उसमें V3 आएगा। V3 आ गया। माई वर्क यानी कि अदर वर्ड आ गए। उसके बाद जो क्लाउज नेक्स्ट जुड़ेगा इसी में कोमा लगा के, तो क्लाउज क्या जुड़ रहा है? आई यानी कि सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आएगा। ध्यान रखना, गो का क्या जाएगा? वेंट हो जाएगा। और उसके बाद अदर वर्ड जाएंगे, टू हाउस हो जाएगा। एक्सिलरी वर्ब की बात करें यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है ना। तो वर्ब के बारे में जानेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में क्या चल रहा है यहाँ पे वर्ब का। V1, V2, V3, V4 और प्रेजेंट यानी सिंगुलर, इसको बोलते हैं जनरली V5। हालांकि ये इंग्लिश ग्रामर के किसी भी कंसेप्ट में आपको मेंशन होता नहीं मिलेगा V5। ये हमने सुविधा के अनुसार V5 इसको मान लिया, ताकि जो S या ES वाला कोई भी होगा उसको हम V5 बोल देंगे। तो बोलना क्या है? होना तो बी, करना डू, रखना हैव, ज़रूरत तो नीड, डेयर साहस, उसके बाद इच्छा हो तो विल। बात समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। बी मतलब होना, किसी होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बी की बात हो रही है। बी मतलब होना है ना। और अगर हम बात करें फॉर्म में, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी यानी कि प्रेजेंट की बात होगी, तो आर और क्या लगेगा? एम। यहाँ पर क्या लगेगा? V2 यानी कि अगर पास्ट मतलब पास्ट की बात हो जाएगी तब हो जाएगा वाज वर्ब। अगर V3 यानी कि परफेक्ट में चला जाएगा सेंटेंस तब बीन हो जाएगा। और उसके बाद अगर जेरेंड को हमने पढ़ चुका है यानी कि V4 को पढ़ चुके हम, तो ING लग जाएगी हर सेंटेंस में। और यहाँ पर प्रेजेंट में क्या रहेगा? इज डू डस चलेगा, उसके बाद हैज चलेगा, इसके बाद यहाँ पर नीड्स और डेयर्स और एंड एस लग जाएगी, बिल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा ये क्या कर रहे हैं सर, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूँ डू, डू माने करना। यहाँ होने के लिए बात की थी पहले मैंने बी, अब डू मतलब करने की बात कर रहा हूँ। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये है थर्ड फॉर्म। ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी शायद। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में क्या है? डू का डू रहेगा। सेकेंड फॉर्म यानी कि जब पास्ट की बात कर देंगे तो डिड हो जाएगा। एंड जब B3 की बात करेंगे यानी कि किसी परफेक्ट की बात करेंगे तो डन। आप सेंटेंस यानी कि टेंस से वर्ब को मत जोड़ लेना, आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। टेंस अलग चीज़ है, वर्ब अलग चीज़ है। वर्ब के रूप में जब यूज़ करेंगे तब इस तरह यूज़ करेंगे, टेंस है तो टेंस अलग से यूज़ होगा। टेंस में बात करेंगे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट पास्ट एंड परफेक्ट की। ध्यान देना किसकी बात कर रहे हैं? परफेक्ट की, तो कन्फ्यूजन नहीं लाना। उसके बाद हम जेरेंट की बात कर रहे हैं यानी कि V4 की बात कर रहे हैं, उसका B5 की बात कर रहे हैं, फिर लौट के प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जा रहे हैं यानी कि DOES लगा दे रहे हैं। यानी कि ये वर्ब के रूप में यूज़ होना है यहाँ पर। ये बिल्कुल भी टेंस की तरह नहीं रहेगा। कोई सामान रखना है तो उसके लिए हैव यूज़ होगा। अगर रखा था तो हैड, और अगर रखे मतलब रख चुके तो तब भी हैड, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम रहता है। और फोर्थ फॉर्म में ING लग जाएगी यानी हैविंग हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो टेंस में तो हैव के साथ ING कैसे लगा देंगे सर, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब है इसमें ING कैसे लग सकती है? वो तो वर्ब में लगती है, मतलब मेन वर्ब में लगती है। नहीं, जब वर्ब की तरह यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी ऐसा शब्द यूज होता है यानी कि जब कोई सामान रख रहा हूँ मैं, यानी कि रखा था, रख रहा हूँ, रखता हूँ, तो रख रहा वाले वाक्य के लिए ING लगाई जा सकती है। सेम यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। तो प्लीज़ कन्फ्यूजन मत लाना अपने मन में। नीड यहाँ रहेगा, नीड के बाद नीडेड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। परफेक्ट के लिए नीडेड रहेगा यानी थर्ड फॉर्म, और नीडिंग हो जाएगा ING लग जाएगी, और नीड्स यानी कि यहाँ पर S लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट स्पीकिंग इंग्लिश में इसका कोई मेन रोल नहीं है। बट आपको ग्रामेटिकल के लिए इसको समझना पड़ेगा कि वर्ब के फॉर्म कौन कौन से हैं। वर्ब के कौन कौन से फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है यानी कि सेम वर्ब, सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट की बात हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में बात होगी परफेक्ट की, और फोर्थ फॉर्म को हमने बना लिया है ING लगा के यानी जेरेंट की बात होगी, और फिफ्थ वाला तो हमारा खुद का घर का बनाया हुआ है जिसमें S या ES लगा करके वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बना रहे हैं हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर हैज़ ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मेरी मम्मी के पास क्या है? एक सुंदर सा छाता है। अब बात बन रहा है हैज़ का मतलब सिर्फ मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज़ का यूज़ नहीं हो रहा है। तो वर्ब और टेंस बिल्कुल अलग अलग हैं। आगे बढ़ें। नोट, सारे एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। यही बात मैं तब से आपको बोल रहा था
यानी कि सारे जो एक्सिलरी वर्ब हैं, यानी कि ये जो वर्ब हैं, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ पर हैज़ को लिया है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब का यूज़ किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं। यही नोट बता रहा है ओनली, इतनी सी बात समझनी है सिर्फ। अब अगर हम बोलें एक्सिलरी वर्ब के बारे में, तो एक्सिलरी यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब का रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ज़रा देख लेते हैं इसको। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में मान लिया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है। सब्जेक्ट आए, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आए। एक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, आर, एम, हैज़, हैव, ये सब एक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद मेन वर्ब आए, यानी कि काम क्या हो रहा है उसको बोलेंगे मेन वर्ब। उसके बाद थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म सेंटेंस के हिसाब से आएगी, यानी कौन सा एक्सिलरी वर्ब है उसके अनुसार ही फॉर्म लगेगी। मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। मान लो राम हैज़ ए साइकिल, राम के पास क्या है, एक साइकिल है। अब हैज़ यहाँ पर किसका काम कर रहा है, हैज़ यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि और कोई दूसरा मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो राम हैज़ ए साइकिल, राम के पास एक साइकिल है, इसका अर्थ निकल रहा है रखना या पास होना। राम के पास एक साइकिल है या राम एक साइकिल रखता है। यही दूसरा सेंटेंस अगर बोले राम हैज़ गॉन टू आगरा, यानी कि कहाँ गया राम, आगरा के लिए जा चुका है। अब यहाँ पर हैज़ किसका काम कर रहा है, एक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पर हैज़ जो काम कर रहा है वो हेल्प कर रहा है किसको, गॉन को, यानी जाने को। अब गॉन यानी कि हैज़ किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ जो वर्ब आएगा क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि V3 आएगा। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि राम हैज़ गॉन टू आगरा, राम कहाँ जा चुका है, आगरा। अब देखो दोनों सेंटेंस अलग अलग हो गए। राम हैज़ ए साइकिल, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि एक सिंपल बात हो रही है कि राम के पास एक साइकिल है। और यहाँ पर राम कहाँ, आगरा जा चुका है, यानी कि हैज़ ने दोनों जगह पे अलग अलग काम किया। अगर यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ जुड़ा है तो इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सिर्फ इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना किया जाए बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। कैसे कहलाएगा, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट आया, एक्सिलरी वर्ब आया, V1, V2, V3 कुछ भी आ सकता है और नाउन या अदर वर्ड आ सकते हैं। देख लेते हैं। आई हैव ए कार, मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। राम हैज़ ए साइकिल, यानी कि यहाँ पर सेम सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैव, हैज़ कुछ भी आ सकता है। आई के साथ क्या लगता है, कभी भी हैव ए कार, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों यहाँ पर कि एक्सिलरी वर्ब जो है, यानी कि हैव जनरली क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, रखना या पास होना। तो मेरे पास एक कार है, यानी कि आई हैव ए कार, ये एग्जाम्पल। दूसरा आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैव गॉन ईटन, यानी कि अब ये सेंटेंस बदल गया। यहाँ पर हैव के साथ क्या आ गया, मेन वर्ब भी आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। क्यों, इसके साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं आई हैव गॉन। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कैसे अलग अलग काम करेंगे। अगर मेन वर्ब लगा है, एक्सिलरी वर्ब का सेंस अलग हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। नोट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ किया जाता है, जबकि मेन वर्ब के साथ नोट का यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी अगर मेन वर्ब यहाँ पर है तो हम नोट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, या नेवर का यूज़ कर सकते हैं, यानी VER। लेकिन अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब खुद काम कर रहा है, तो आई हैव नॉट ए कार ऐसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर सेंटेंस को पूरा बदल के लाना पड़ेगा, इसका सेंस अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। जबकि अगर यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को साथ में ले रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। माई मदर डजंट हैव ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मेरी मम्मी के पास कोई भी एक सुंदर अम्ब्रेला नहीं है। यानी कि यहाँ पर हैव का जो अर्थ निकला वो क्या निकला, पास, यानी कि उनके पास कोई भी एक सुंदर अम्ब्रेला नहीं है, वो नहीं रखती हैं कोई भी सुंदर अम्ब्रेला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।